पिछले पार्ट में हमने देखा कि फैंग टकलू टीचर को हराकर जंगल में वापस से अपनी हंटिंग पर आ गया होता है और फिर उसके पीछे बहुत सारी पॉइजनस फ्लेम एंट पड़ जाती हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत सारी फ्लेम एंट उसके पीछे लगी हुई होती है और वो एक साइड में भागने लगता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे एंट्स की संख्या बढ़ती ही जा रही होती है। पर तभी जब फैंग पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एंट और अपने बीच में एक बहुत बड़ा लिजर्ड मॉन्स्टर दिखाई देता है। उसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उसे देखते हुए कहने लगता है, ओह तो तुम मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाले हो। और फिर एक ही स्वाड स्लैश में उसकी गर्दन को काटकर अलग कर देता है और फिर कहने लगता है, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए इन चींटियों का रास्ता रोकना ही होगा। यहाँ से सीन कट होकर हमें फैंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग एक खिड़की से चढ़कर कमरे के अंदर जा रहा होता है। फिर वो बेड के पास आकर अपना हंट किया हुआ सामान वहाँ रखने लगता है और कहने लगता है, आज मैंने पूरे दिन हंट किया है लेकिन मैं वहाँ से ज्यादा कुछ नहीं लेके आ पाया क्योंकि मैं वहाँ से अगर फेरिक्वेस बीस्ट की कोर्प्स को इकट्ठा करने लगता तो मैं पक्का ही वहाँ मारा जाता और मैं वहां से जितना भी सामान वापस ला पाया हूँ वो सिर्फ 20,000 का ही होगा। सच में आज तो मुझे बहुत ही ज्यादा लॉस हो गया है। अगर मुझे एक नया घर इनर सिटी में खरीदना है तो मुझे और ज्यादा काम करना होगा और मुझे कम से कम मिलियंस में पैसे कमाने होंगे। और जब फैंग ये सब बातें सोच ही रहा होता है तभी गेट से एक हाथ आता हुआ उसे दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि वही टकलू टीचर होता है जो फैंग को पकड़कर गुस्से से कहने लगता है, फैंग यून आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं कितनी देर से बाहर रुका हुआ था और तुम्हें बुला रहा था, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे थे? पर तभी ऑर्फनेज की डीन आकर उस टकलू टीचर के सर पर एक घूसा मारती है और कहने लगती है, फैंग यून यहाँ पर तुम्हारे टीचर आए हैं, क्या तुमने स्कूल में कुछ गलत काम किया है क्या? और हम देखते हैं कि डीन का घूसा पड़ने की वजह से टकले टीचर की टैट के ऊपर एक और टकलू निकल आता है। तो डीन टकलू को देखते हुए सॉरी कहने लगती है और कहती है, मैंने गलती से तुम्हें घूसा मार दिया, मैं तो फैंग को मार रही थी। ये सुनकर टकलू टीचर भी कहने लगता है, नहीं नहीं मुझे पता है कि आप मुझे नहीं मारना चाहती थी, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। तो डीन टीचर से पूछने लगती है, क्या फैंग यून स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है? तो टकलू कहने लगता है, ये तो स्कूल में सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, इसकी परफॉर्मेंस कल्टीवेशन में सबसे ज्यादा है और स्टूडेंट्स में ये सुनहरा भविष्य रखने वाला स्टूडेंट है, इसीलिए हमने इसे कल्टीवेशन पर फोकस करने के लिए 2 महीने की छुट्टी दी है ताकि ये घर पर रहकर अपने कल्टीवेशन को और आगे बढ़ा पाए। और स्कूल ने इसकी परफॉर्मेंस देखते हुए इसके लिए कुछ रिवार्ड भेजा है। लो फैंग यून, ये तुम्हारे लिए प्रिंसिपल ने भेजा है, तुम इसे लेकर जल्दी से बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाओगे क्योंकि ये तुम्हारी कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। और जब वो बॉक्स खोलता है तो हम देखते हैं कि फैंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही ज्यादा चमक आ जाती है। और फिर हमें बॉक्स में दिखाया जाता है उसके अंदर 3 ट्रेजर युआन पिल होती है जिन्हें देखकर फैंग कहने लगता है, ये तो ट्रेजर युआन पिल है, इनकी कीमत तो मिलियंस में है और इन्हें देखकर लग रहा है कि ये ग्रेड 3 की पिल है जो कि आउटर सिटी में कहीं पर भी नहीं मिलती है। तो कुछ मिलियंस का नाम सुनकर डीन को तो चक्कर आने लगते हैं तो उसे लैंड संभालने लगती है। फिर डीन टीचर से कहने लगती है, फैंग यून का इतना ध्यान रखने के लिए मैं स्कूल को बहुत ज्यादा धन्यवाद कहना चाहती हूँ। फैंग यून ये बहुत ही ज्यादा शरारती बच्चा है इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अच्छे से सिखाओ। ये सुनकर टकलू टीचर कहने लगता है, नहीं नहीं मैं इसका क्लास हेड टीचर हूँ और अपनी क्लास में इतना ज्यादा जीनियस लड़का देखकर मैं बहुत ही ज्यादा ऑनर महसूस करता हूँ। चलो ठीक है फिर अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और ये कहते हुए वो टकलू टीचर वहाँ से निकल जाता है और इधर फैंग भी अपने कमरे में आते हुए उस बॉक्स को देख रहा होता है और कहने लगता है, प्रिंसिपल ने ये पिल्स मुझे दिए, सच में वो बुढ़ा बहुत ही ज्यादा दयालु है और अब तो उसने मेरे ऊपर ये फेवर भी कर दिया है। मैं किसी न किसी दिन इस पिल्स का एहसान जरूर उतार दूंगा लेकिन सबसे पहले मुझे ये चेक करना होगा कि ये पिल्स ऑथेंटिक भी है कि नहीं। और हम देखते हैं कि मिरर स्पेस से मिस मिरर भी उन पिल्स को देख रही होती है और वो बताने लगती है, ये तो एक सच में बहुत ही ज्यादा उच्च क्वालिटी की ट्रेजर युआन पिल है जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा काम आने वाली है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा युआन एनर्जी से भरी हुई है और तुम्हें इसे खाने के बाद बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन करना होगा, इसीलिए तुम इसके लिए तैयार हो जाओ।
उसके बाद हम देखते हैं कि फैंग अपने कमरे के बाहर कल्टीवेशन डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाकर अंदर उस गोली को खा रहा होता है, और जैसे ही वो उस गोली को खाता है उसके पेट में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, और वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि फैंग भी उस एनर्जी को नहीं संभाल पाता, जिसकी वजह से उसके कपड़े भी फट जाते हैं और उसकी नसों से वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा बह रही होती है। तो फैंग चिल्लाते हुए कहने लगता है, ये तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। इस एनर्जी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारे नसें उबल रही हैं और ये कभी भी फूट सकती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्दी ही जला हुआ लॉबस्टर बन जाऊंगा। तो मिरर वर्ड से जल्दी से मिस मिरर कहने लगती है, फैंग यून, ये पिल की ग्रेड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए इस पिल की एनर्जी की वजह से तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड हो सकती है और तुम मर भी सकते हो। इसीलिए तुम्हें जल्दी से टोरटोइज स्नेक फोर्जिंग टेक्निक को यूज करना चाहिए, ताकि तुम अपनी एडवांस फोर्जिंग टेक्निक की वजह से इस पिल की युआन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके शांत कर पाओ और तुम्हारी कल्टीवेशन भी आगे बढ़ पाए। ये सुनते ही फैंग जल्दी से उछलकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, डैम, मैंने ये कभी नहीं सुना था कि इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज भी लोगों को मार सकती है। और फिर फैंग अपनी फोर्जिंग स्नेक टेक्निक को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी उसके अंदर वापस से एब्जॉर्ब होने लगती है। उसके बाद फैंग अपने स्नेक बाइट की टेक्निक का यूज करने लगता है और उस एनर्जी को सप्रेस करने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वो एक बार अपनी इस टेक्निक को कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद उसके पूरे शरीर में एनर्जी का प्रवाह सही तरीके से होने लगता है। उसके बाद उसे दूसरी बार कल्टीवेशन करना पड़ता है और इसी तरह से वो लगातार कल्टीवेशन किए जा रहा होता है। और जब वो 100 टाइम्स कल्टीवेशन कर लेता है, उसके बाद उसका शरीर थोड़ा शांत हो जाता है और फिर हमें उसके घर का वापस से सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर उसने 500 टाइम्स उस कल्टीवेशन को कर लिया होता है और उसके पसीने निकल रहे होते हैं। उसके बाद फैंग अपनी बॉडी को छूते हुए कहने लगता है, ये तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है जैसे कि कोई स्टील की बॉडी हो, और इतनी ज्यादा कल्टीवेशन करने के बाद मेरी स्पीड और डिफेंस भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से मेरी पावर भी बढ़ रही है। अब मुझे सिर्फ अपनी ब्लड फोर्जिंग टेक्निक का यूज करना है, जिसकी वजह से मैं और ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक पिल की वजह से मेरे शरीर पर इतने ज्यादा खतरनाक इफेक्ट आने वाले हैं। इसीलिए नॉर्मल लोगों को इस स्टेज को क्लियर करने में 2-3 साल लग जाते हैं, जो कि मैंने एक पिल की मदद से बहुत ही जल्दी कर लिए। और इसके अंदर क्यूआई ब्लड होने की वजह से इसकी प्योरिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। नहीं तो इतने ज्यादा हाई क्लास ट्रेजर का भी कोई यूज नहीं होता, लेकिन इसके अंदर इतनी अच्छी इंग्रेडिएंट्स यूज होने की वजह से इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। अब तो मेरे पास कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ गई है। अब तो सिर्फ मुझे इतना करना है कि मुझे और ज्यादा एट्रीब्यूट टैलेंट्स ढूंढने होंगे, ताकि मेरी पावर और ज्यादा बढ़ सके। और ये सोचते हुए फैंग वहीं से बाहर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आती है, रुको, शायद मैं कुछ इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ। और उसे याद आता है कि आज उसने खाना तो खाया ही नहीं, तो वो जल्दी से जाकर डाइनिंग टेबल पर दमादम खाना खाने लगता है, जिसे देखकर लैन भी शॉक हो गई होती है। और वो फैंग से कहने लगती है, फैंग, तुम बहुत ही ज्यादा खा रहे हो, शायद इसलिए क्योंकि तुम इस वक्त बहुत ज्यादा कल्टीवेशन कर रहे हो। पर हमें अब इस बात की कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास अब पैसों की कोई कमी नहीं है। और यहाँ से सीन कट होकर हमें डार्क स्नो फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग घूम रहा होता है और वो कह रहा होता है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है लैन, मैं जल्दी ही और ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। और फिर मैं जब ताकतवर हो जाऊंगा, उसके बाद मेरे लिए पैसे कमाने ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसके बाद मैं पक्का ही सभी के लिए एक घर खरीद लूंगा, जिससे कि ऑर्फनेज के किसी भी बच्चे को स्ट्रगल ना करना पड़े और वो एक अच्छी जिंदगी जी पाए। फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक नदी के किनारे फैंग घूम रहा होता है और वो कहने लगता है, फेरिक्वियस बीस्ट जो कि एट्रीब्यूट टैलेंट के साथ हो, उन्हें ढूंढना बहुत ज्यादा कठिन होता है। इसीलिए एक हफ्ता घूमने के बाद भी मैं एक भी ऐसे बीस्ट को नहीं ढूंढ पाया हूँ। तभी उसे बोर्ड पर लगी हुई एक वार्निंग साइन दिखाई देता है, जिस पर लिखा होता है, डार्क स्नो फॉरेस्ट के और अंदर जाने के लिए ये रास्ता है, लेकिन अगर कोई इस रास्ते पर जाता है तो रैंक 1 रेस्क्यू टीम उसको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाएगी और रैंक 1 के रेस्क्यू सिग्नल को इग्नोर कर दिया जाएगा। ये पढ़कर फैंग कहने लगता है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई नॉर्मल आदमी इसके अंदर चला जाता है तो उसे यहाँ पे होने वाली कोई भी गड़बड़ी को अपने आप ही संभालना होगा। और फिर बोर्ड से आगे निकलते हुए कहने लगता है, इसका मतलब ये है कि इस बोर्ड से आगे मुझे बहुत से अच्छे बीस्ट मिलने वाले हैं, जिन्हें हराकर मैं बहुत ज्यादा फायदा कमा सकता हूँ। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम
देखते हैं कि उस नदी के किनारे क्रोम घूम रहा होता है। तभी वो वहां से एक पत्थर उठाकर उस नदी में फेंकते हुए कहने लगता है, मेरी इतनी दूरी होने की वजह से अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, नहीं तो अगर मैंने इस पत्थर की वजह से किसी रैंक 4 या उससे अधिक लेवल के फ्रैक्वेस बीस्ट को परेशान कर दिया तो फिर मैं पक्का ही एक ही झटके में मारा जा सकता हूँ। और वो ऐसा बोलते हुए एक पत्थर नदी में फेंक देता है और फिर हम देखते हैं कि नदी के तल से कुछ बाहर निकलने लगता है। फिर हमें नदी के अंदर 2 आंखें दिखाई देती हैं और तभी नदी के पानी को चीरते हुए एक बहुत बड़ी खतरनाक ड्रैगन जैसी दिखने वाली मछली बाहर आ जाती है, जिसे देखकर फैंग कहने लगता है, ओह मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था इतनी देर से, अब तो मुझे पक्का ही ये मौका मिल चुका है। और फिर फैंग जल्दी से अपनी स्वार्ड स्लैश का यूज करते हुए एक स्वार्ड स्लैश उस मछली की ओर भेज देता है, जिसकी वजह से एक ही झटके में उस मछली का सर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिरने लगता है। और जब वो जमीन पर गिर जाता है तो फैंग उस सर को देखने लगता है और कहने लगता है, इसमें तो बहुत ज्यादा वजन है, इसकी वजह से जमीन में भी गड्ढा बन गया है। तो उस मॉन्स्टर को देखकर मिस मिरर कहने लगती है, तुमने एक रैंक 3 के फ्रैक्वेस बीस्ट ब्लू स्केल्ड फिश को प्रोजेक्ट कर लिया है और अब तुम इसे अपने प्रोजेक्शन में शामिल कर सकते हो। और ये सब बातें जब मिस मिरर फैंग को बता रही होती है तभी फैंग के पीछे से कोई आने लगता है और वो हंसते हुए कहने लगता है, आज तो सच में मेरा लक बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए तो आज मुझे एक ब्लू स्केल्ड फिश मिल गई है, आज की मीट तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लग्जीरियस होगी। ये सब सुनकर फैंग बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो देखता है कि एक स्वार्ड लेकर और आर्मर पहने हुए आदमी उसकी ओर आ रहा होता है। तो मिस मिरर जल्दी से उसके प्रोजेक्शन को अपने मिरर में ले लेती है और बताने लगती है, प्रोजेक्शन एक इंटरमीडिएट रैंक मार्शल आर्टिस्ट है जिसका नाम जोंग युन मियाओ है और हमें दिखाया जाता है कि उसके पास भी बहुत सारी रैंक 2 और 3 की टेक्निक्स होती हैं। फिर जोंग फैंग के पास आकर उससे कहने लगता है, बच्चे तुम्हें डार्क स्नो फॉरेस्ट के अंदर ऐसे ही अकेले नहीं घूमना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और वो उस फिश मॉन्स्टर को अपने कंधे पर रखकर वहां से जाने लगता है और फैंग से कहने लगता है, तुम्हें मेरा पीछा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं किसी के साथ भी इस फिश का मीट शेयर नहीं करने वाला। पर इधर हम फैंग को देखते हैं जो कि पीछे खड़े खड़े ही हंस रहा होता है और उस आदमी के जानने के बाद फैंग हंसते हुए कहने लगता है, तुझे क्या लगता है कि मैं इस फिश के मीट के लिए तेरा पीछा करूंगा? मुझे तो इसके आइटम और उसके साथ तेरे आइटम भी प्रोजेक्ट करने के लिए मिल गए हैं, इसलिए मैं तुम सबको मिरर में प्रोजेक्ट कर कर तुम्हारे साथ फाइट करने वाला हूँ। और फिर फैंग कहने लगता है, इस इंटरमीडिएट रैंक मार्शल आर्टिस्ट जोंग के पास बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए मैं इसके साथ ऐसे ही इस डार्क स्नो फॉरेस्ट में लड़ाई करने का रिस्क नहीं उठा सकता। और वैसे भी अब तो मेरे पास ब्लू स्केल फिश का भी प्रोजेक्शन आ गया है जिसके पास भी बहुत सारी रैंक 3 की स्किल्स हैं और इसकी वजह से मुझे वाटर एट्रीब्यूट टैलेंट भी मिल सकता है, इसीलिए मुझे अब घर जाना चाहिए और ग्राइंड करना चाहिए। और फिर हमें रात के समय फैंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहां मिरर स्पेस वर्ल्ड में फैंग उस फिश मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है और उसकी गर्दन को एक झटके में ही काट देता है। उसके बाद वापस से वो अब जोंग के साथ फाइट करने लग जाता है और बहुत देर तक फाइट करने के बाद उसको एक वाटर एट्रीब्यूट टैलेंट और काउंट स्टार स्वार्ड टेक्निक मिल जाती है जिसे लेकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर जब फैंग जैसे उस काउंट स्टार स्वार्ड टेक्निक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है तो उसे जोंग की स्किल्स याद आने लगती है और उसके दिमाग में उसके किए हुए सारी प्रैक्टिस स्टोर होने लग जाती है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर वो उस टेक्निक को पकड़कर कहने लगता है, इसके अंदर तो उसकी सारी मेमोरीज है जिसकी वजह से ये टेक्निक मुझे बिना कुछ मेहनत किए ही सीधे ही सीख लिए। और फिर फैंग अपनी स्वार्ड में उस टेक्निक को यूज कर कर उससे एक स्लैश अटैक करता है जिसकी वजह से उसकी स्वार्ड से एक बहुत ही ज्यादा तेज स्लैश अटैक बाहर निकलता है और वो उसे देखकर कहने लगता है, ये स्टार टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जो कि मेरी साधारण स्वार्ड स्लैश टेक्निक से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। और फिर वो मिस मिरर पर गुस्सा होते हुए उसे कहने लगता है, अगर मैं अपने मिरर स्पेस में वेपन्स को प्रोजेक्ट कर सकता हूँ तो फिर मैं यहाँ पे जोंग के साथ अपनी इस रियल स्वार्ड के साथ क्यों लड़ाई कर रहा था, क्योंकि इसी की वजह से मैं इनके साथ लड़ते हुए इतनी बार मरा हूँ, नहीं तो मैं आराम से इनकी टेक्निक्स को गैदर कर सकता था। ये सुनकर मिस मिरर फैंग से कहने लगती है, ओह तो तुम्हें इस फैक्ट के बारे में भी याद है, पर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। फिर फैंग मिरर स्पेस से बाहर निकलते हुए कहने लगता है, मुझे अब इस इंटरमीडिएट वाटर एट्रीब्यूट टैलेंट के इफेक्ट को चेक करना चाहिए कि इसकी वजह से मेरे शरीर पर क्या फर्क पड़ता है।
और वो उस एट्रीब्यूट को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और कहने लगता है इसका असर तो मुझे गोल्ड और विंड एट्रीब्यूट से बहुत ज्यादा अलग लग रहा है। ये टेक्निक तो मेरे शरीर पर ऐसे असर कर रही है जैसे कि कोई आराम से मेरे शरीर पर हाथ फेर रहा हो, और साथ में ही ये मेरे शरीर के वुंड्स को भी हील करती जा रही है। इसका मतलब ये है कि इस एट्रीब्यूट के अंदर हीलिंग की एबिलिटी भी है, इसीलिए अब तो मुझे आगे कभी भी फ्यूचर में इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं कभी इंजर्ड हो जाऊंगा। और फिर खुश होते हुए कहने लगता है अब मेरे पास 3 एट्रीब्यूट टैलेंट्स हैं, और जितनी स्पीड से मैं इन 3 एट्रीब्यूट टैलेंट्स को फोर्ज करने में सफल हो पा रहा हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बिना कुछ किए ही 3 महीनों के अंदर बहुत ही खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि फैंग अपने घर से बाहर आने लगता है और वो सोच रहा होता है पर अभी भी मेरी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है, इसीलिए मुझे बाहर जाना चाहिए और मौका देखकर अपना कल्टीवेशन और ज्यादा करना चाहिए। और जब ये सब कुछ वो सोच ही रहा होता है तभी उसकी नजर सामने किसी पर पड़ती है, तो वो उसने देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और जब वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं तो उन लोगों का लीडर फैंग से कहने लगता है हे ब्रैट, आखिरकार तुम हमें ऐसे कैसे देख रहे हो। ये सुनकर फैंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने शरीर से अपनी क्यूआई एनर्जी को बाहर निकालने लगता है, जिसकी वजह से उन बदमाशों की फटके 4 हो जाती है। और उसका लीडर कहने लगता है इस बच्चे की आंख को देखो, इसमें कुछ तो है, ये बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही है। इन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने पहले भी बहुत से लोगों को मारा है। फिर हम देखते हैं कि फैंग का डर उस आदमी के ऊपर इतना ज्यादा बस गया होता है कि वो घबराकर बहुत ही ज्यादा कांप रहा होता है और वो कहने लगता है ये तो मुझे किसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक फेरिक्यूअस बीस्ट से भी खतरनाक लग रहा है। फैंग के इतने ज्यादा ओरा को रिलीज करने की वजह से वो लोग अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो पाते और वो थर थर कांप कर जमीन पर गिर जाते हैं और कहने लगते हैं हम इसके साथ फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने इसके साथ फाइट मोल ली तो हम पक्का ही मारे जाएंगे। उनकी ऐसी बात सुनकर फैंग उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उन्हें कहने लगता है तुम इतने ज्यादा कमजोर दिल क्यों, फिर भी तुम ऐसे दिखाते हो कि तुम एक गैंगस्टर हो। और वो उन लोगों के लीडर का एक शर्ट का बटन तोड़ते हुए उसे कहने लगता है अब मैं तुझसे कुछ पूछने वाला हूँ और तुझे उसका जवाब देना है, नहीं तो। और ये कहते हुए वो उस बटन को अपनी 2 उंगलियों से ही तोड़कर चकनाचूर कर देता है। ये देखकर तो उन बदमाशों की हवा ही निकल जाती है और वो चुपचाप नीचे बैठकर कहने लगते हैं ठीक है, तुम्हें जो पूछना है हम तुम्हें बताएंगे। तो फैंग उनसे पूछने लगता है तुम लोग कौन हो और तुम्हारे यहाँ आने का क्या मकसद है। तो वो लीडर कहने लगता है लॉर्ड, हम ब्लैक एक्स ग्रुप के लोग हैं और हम यहाँ पर एक बच्चे फैंग यू एक्स यू को मारने आए हैं। हमें नहीं पता था कि आप यहाँ पर होंगे, हमें अपने पहले के किए हुए कामों के लिए प्लीज माफ कर दीजिए, हम आगे से ऐसे कभी भी नहीं करेंगे। एक्स-यू का नाम सुनकर फैंग गुस्से से उन्हें कहने लगता है तुम लोग उसे क्यों ढूंढ रहे थे। तो लीडर उसे बताने लगता है फैंग यू एक्स-यू के लियू यून ग्रुप को हमने खत्म कर दिया था और वो अकेला ही वहाँ से बचकर निकल जाने में कामयाब हो पाया था, इसीलिए हमारे बॉस को ऐसा लगता है कि वो अपने ग्रुप के सारे असेस्ट लेकर गया है। इसी कारण से हम उसको ढूंढ रहे हैं ताकि हम उसको खत्म करके उसके पास जो भी सामान हो उसे लूट पाए। ये सुनते ही फैंग अपने हाथ से कराटे चोप उस लीडर की गर्दन पर लगा देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होने लगता है। फिर फैंग उस लीडर से कहने लगता है मुझे तुम्हारे किसी भी काम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर तुम इस ऑर्फनेज होम को तुम्हारे इस मैटर के अंदर लाओगे तो मुझे तुम्हारे नेस्ट के अंदर आना होगा। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। अगले चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि फैंग उस लीडर के सर के ऊपर अपना पैर रखकर कहने लगता है और अगर मैं वहां गया तो वहां पे सभी को खत्म कर दूंगा। ये सब सुनकर वो लीडर बहुत ज्यादा हंसने लगता है और फिर फैंग से कहने लगता है अगर तुम वहां गए तो तुम्हारा बहुत ज्यादा बुरा हाल होने वाला है और फिर तुम हमारे बॉस के सामने भीख मांगने वाले हो कि तुम्हें वो वहां से जाने दे, क्योंकि तुम्हें हमारी बॉस की पावर का कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन तभी फैंग उसके सर को नीचे जमीन पर पटक देता है। फिर फैंग को पीछे से आवाज आती है फैंग यून, और जब वो घूम कर देखता है तो एक्स-यू उसकी ओर भागकर आ रहा होता है। तो फैंग उससे कहने लगता है एक्स-यू तुम्हारी यहाँ वापस आने की हिम्मत कैसे हुई, क्योंकि तुम ऐसे काम करते हो कि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया है, फिर भी तुम यहाँ बार बार क्यों आ रहे हो। तो एक्स-यू फैंग से कहने लगता है मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हें कुछ बताने आया था। तुमने उस दिन तो कुछ लोगों को वहाँ पे मारकर भगा दिया था, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ब्लैक एक्स ग्रुप बहुत ही ज्यादा ताकतवर है
और उनका बॉस और भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो यहाँ पे और ज्यादा गुंडे भेजकर सभी को मारने की कोशिश करेगा। इसलिए तुम्हें यहाँ पे सभी लोगों को ले जाकर कहीं पर जाकर छिप जाना चाहिए। उसकी ऐसी बात सुनकर फैंग उससे कहने लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो एक्सयू भी चौंकते हुए कहता है लेकिन क्यों? तो फैंग उससे कहता है वो लोग पहले ही यहाँ आ चुके हैं। और जब फैंग उसे ऐसी बातें बता रहा होता है तभी एक तीर उड़कर फैंग की ओर तेजी से आ रहा होता है, पर फैंग के सेंस बहुत ही ज्यादा हो गए होते हैं, इसीलिए वो जल्दी से घूमकर उस तीर को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। और उसके पास में कुछ लोग आ जाते हैं जिनमें से उनका बॉस हंसते हुए कहने लगता है फैंग एक्सयू, तुम सच में बहुत ही ज्यादा तेज भागते हो, पर तू बहुत बड़ा बेवकूफ भी है जो तू छुपने ऐसी जगह पर आ गया जहाँ पर ढूंढना तुझे बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि हम तेरे बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ जानते हैं। अब तेरे यहाँ से बचकर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। उसकी ऐसी बात सुनकर एक्सयू जल्दी से कहने लगता है फैंग यून केयरफुल, ये ड्यू एक्स आयो है और ये ब्लैक एक्स ग्रुप के लीडर का हाथ है, और यही वो आदमी है जिसने लिन यून ग्रुप के सभी आदमियों को खत्म कर दिया था। तो एक्सयू की ऐसी बात सुनकर वो उनका लीडर भी हंसते हुए कहने लगता है मैं यहाँ पर्सनली लोगों को लेकर तुझे मारने आया हूँ, तुझे तो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए और ऑनर्ड महसूस करना चाहिए। मैंने सुना है कि ये जगह तेरा बर्थ पैलेस है, लेकिन कितनी ज्यादा दुख की बात है कि आज के बाद इसका नामो निशान मिट जाएगा। ये सुनकर एक्सयू जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है एक्सयू, तुझे मेरी फैमिली को इसके बीच में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर वो लीडर बहुत तेज हंसने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि ऑर्फनेज से डीन बाहर निकलकर कहने लगती है रुको फैंग यून और फैंग एक्सयू, जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। पर इधर वो लीडर अपने साथियों को ऑर्डर दे देता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी को खत्म कर दो। तो एक्सयू जल्दी से अपनी आंख बंद कर कहने लगता है डायरेक्टर मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैं उस गलत रास्ते पर नहीं जाता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। और तभी एक्सयू को एक बहुत ही ज्यादा जोरदार चीख सुनने को मिलती है। तो जल्दी से जब अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वहां पर उन बदमाशों की गर्दन से खून निकल रहा होता है और वो सारे के सारे जमीन पर मरे पड़े होते हैं। और फिर एक्सयू कुछ ऐसा देखता है कि उसके चेहरे से पसीने निकलने लगते हैं, क्योंकि उसके सामने फैंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक इविल लुक में खड़ा होता है और वो अपने हाथ में एरो लिए उन बदमाशों की बॉडीज के ऊपर ही खड़ा होता है। फिर फैंग उस तीर को हाथ में लेकर फुल स्पीड पर एक साइड में भागने लगता है और फिर उस तीर को एक साइड में बहुत ही तेजी से फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि वो तीर सीधा जाकर उस लीडर के पेट के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर खत्म हो जाता है। ये देखकर एक्सयू की तो हवा ही निकल जाती है और वो कहने लगता है ड्यू एक्सयू एक इंटरमीडिएट रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट था और इसके पास बहुत सारी मार्शल टेक्निक्स भी थी। वो एक इतना ज्यादा खतरनाक आदमी था कि उसके सामने एक्सपर्ट भी टिक नहीं पाते थे, लेकिन अब उसको देखो ये एक पेपर की तरह ऐसे फाड़ दिया गया जैसे इसके अंदर कुछ ताकत ही ना बची हो। सच में फैंग यून कितना ज्यादा ताकतवर है। पर तभी फैंग एक्सयू की ओर बढ़ने लगता है और उससे कहने लगता है मुझे रास्ता दिखाओ। ये सुनकर एक्सयू से कहता है ठीक है, लेकिन कहाँ का? तो फैंग उससे कहता है ऑफ कोर्स ब्लैक एक्स ग्रुप के हेडक्वार्टर का। ये सुनकर एक्सयू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो फैंग से कहने लगता है लेकिन वहाँ क्यों? तो फैंग उससे कहता है उन सभी को खत्म करने के लिए। तभी वो डायरेक्टर फैंग से कहने लगती है फैंग यून, पर फैंग डायरेक्टर की बात को बीच में काटते हुए कहने लगता है डायरेक्टर प्लीज मुझे मत रोकना, क्योंकि उन लोगों की वजह से पहले ही वेलफेयर हाउस की सेफ्टी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर मैं उन सबको नहीं मारूंगा तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक्सयू कहने लगता है लेकिन ब्लैक एक्स ग्रुप के पास बहुत ही ज्यादा एडवांस रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट है। पर फैंग तुम तो अभी तक सिर्फ इंटरमीडिएट रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट हो। तो ये सुनकर फैंग उससे कहने लगता है तुझे किसने कहा कि मैं अभी इंटरमीडिएट रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट हूँ? और ये कहते हुए फैंग अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसे देखकर एक्सयू कहने लगता है ये तो एडवांस रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है, लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? और ये देखकर डायरेक्टर भी थोड़ी शौक हो जाती है और वो कहने लगती है फैंग यून तुम वहां जा सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगी कि तुम यहाँ वन पीस में सेफली घर वापस आ जाए।
मैं तुझे यहाँ नहीं रोकने वाली, और जो भी यहाँ पर हुआ है मैं वो जल्दी ही पुलिस को बता दूंगी, तो तुम्हें यहाँ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि लैन एक पोटली में स्वाड और बाकी का सामान लेकर बाहर आ रही होती है, जिसे देखकर डायरेक्टर कहने लगती है, लैन तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? तो लैन उस पोटली को फैंग को देते हुए कहने लगती है, फैंग यून तुम्हें अपने आप को ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो पोटली लेते हुए फैंग भी उससे कहता है, ओके ठीक है। और हम देखते हैं कि फैंग और एक्शु दोनों एक साइड में जा रहे होते हैं और पीछे खड़ी खड़ी डायरेक्टर उनको देख रही होती है और अपने मन में ही सोच रही होती है, फैंग यून मुझे पता है कि वेलफेयर हाउस में जिस गुप्त आदमी ने डोनेशन दिया है वो तुम ही हो, और वो सारा पैसा तुमने पक्का ही फेरेक्वेस बीस्ट को मार कर पाया होगा। सच में तुम कितने जल्दी कितने बड़े हो गए हो। और हम देखते हैं कि ये सोचते हुए डायरेक्टर के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खुशी झलक रही होती है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें ब्लैक एक्स ग्रुप के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई पार्टी चल रही होती है और उनके ग्रुप के लोग वहाँ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक कहने लगता है, बॉस तुम्हारी फोर्जिंग टेक्निक की एडवांस स्टेज की वजह से ही हम जल्दी ही ल्यू यून ग्रुप को आसानी से खत्म कर पाए, और आपकी स्ट्रेटेजी भी बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है। और जब एक बार को लीडर फैंग यू एक्शु को मार देगा उसके बाद तो ल्यू यून ग्रुप की सारी चीजें हमारी हो जाएंगी, और उस ग्रुप का सारा सामान और पैसा मिलने के बाद हमारा ब्लैक एक्स ग्रुप इस आउटर सिटी का सबसे ज्यादा रिच और स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद तो मिलिट्री भी हमारे बॉस के सामने खड़ी नहीं हो पाएगी, और वो भी उनके सामने बहुत ज्यादा कमजोर दिखेगी। इधर हम देखते हैं कि ब्लैक एक्स ग्रुप का लीडर वहां पर बैठकर चिकन खा रहा होता है और अपने साथियों की बात सुनकर खुश हो रहा होता है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हारा को लीडर वापस आ चुका है। और उस आवाज के साथ ही एक झटके में उनका गेट टूट कर बिखर जाता है और एक पोटली उड़ते हुए उनकी डाइनिंग टेबल पर आने लगती है। और जैसे ही वो पोटली डाइनिंग टेबल पर पड़ती है तो वहां का सारा खाना खराब होने लगता है, और हम देखते हैं कि उस पोटली के अंदर उनके को लीडर की गर्दन रखी हुई होती है, जिसे देखकर ब्लैक एक्स ग्रुप के लोगों के अंदर हड़कंप मच जाता है और वो घबराते हुए कहने लगते हैं, ये तो को लीडर का सर है, हे भगवान इनको किसने मार दिया। और उनमें से एक चिल्लाते हुए कहने लगता है, को लीडर ये तो मर चुके हैं। पर ये देखकर उनका लीडर बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है और वो हंसते हुए सामने देखने लगता है, तो वो देखता है कि उस गेट से फैंग अपनी स्वाड को लेकर आ रहा होता है, जो कि दिखने में ही किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा होता। पर तभी फैंग देखता है कि उनका लीडर उछलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और वो अटैक करते हुए कहने लगता है, यंग मैन तुमने ब्लैक एक्स ग्रुप के ऊपर अटैक करने का खतरा मोल लिया है, तुम पक्का ही अपनी जिंदगी से थक चुके हो, और आज तेरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ इस चैप्टर का भी अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।